गर्मी का मौसम था। मधुपुर नामक गांव में कन्हैया नाम का एक किसान का परिवार रहता था, जिसमें उसकी पत्नी रेखा और 2 बच्चे थे, जिसमें एक लड़की और एक लड़का था। उसकी बेटी का नाम निधि था, जो कि 5 साल की थी, और बेटी का नाम चिराग था, जो कि 4 साल का था। माँ, आज कितनी गर्मी है, पिताजी से कहो ना वो भी हमारे लिए कूलर ले आए। बेटा, अभी हमारे पास कूलर खरीदने के पैसे नहीं है। घर में जो ये पंखा है, हमें उसी में गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन माँ, ये पंखा चलता कहाँ है? ये तो इतना धीरे चलता है कि इसकी तो हवा ही नहीं लगती। और माँ देखो ना, चिराग को भी गर्मी लग रही है और वो परेशान हो रहा है। हाँ माँ, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि बस ठंडे पानी में ही बैठा रहूं। मुझे गर्मी की वजह से बहुत घबराहट हो रही है माँ। एक काम करो बेटा, तुम जाओ और ठंडे पानी से नहा लो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि ये गर्मी तो हमारा पीछा छोड़ेगी नहीं। और ना हम इतने अमीर है कि घर में कूलर या एसी लगवा सके। रेखा और उसके बच्चे बात कर रहे होते हैं कि तभी कन्हैया भी वहाँ आ जाता है। इस साल तो बहुत ही गर्मी पड़ रही है। खेत पर काम करते करते मुझे तो चक्कर आ रहे थे। मुझसे तो काम ही नहीं हुआ ज्यादा, इसीलिए मैं घर आ गया। रेखा, जरा पानी पिला दो। एक काम करती हूँ, सबके लिए नींबू पानी बना देती हूँ। रेखा सबके लिए नींबू पानी बना कर लाती है और सबको पीने को देती है। नींबू पानी पीते ही चिराग बोलता है, माँ, ये नींबू पानी तो ठंडा ही नहीं है। अगर इसमें ठंडा ठंडा बर्फ होता तो कितना मजा आता। हमारे घर में फ्रिज है ही नहीं, तो बर्फ कहाँ से आएगी? मैंने तो जो घड़े का ठंडा पानी था उसी से नींबू पानी बना दिया। बेटा, जो मिल रहा है उसे भगवान का शुक्र करके पी लो। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और रेखा शाम के खाने की तैयारी करती है, और इतनी गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाते बनाते पसीने से तरबतर हो जाती है। हे भगवान, कितनी गर्मी है। हम गरीबों के लिए ये सर्दी ही अच्छी है, ना ही ये गर्मी अच्छी है। ऐसा हाल हो रहा है कि अभी चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। जब सर्दी पड़ती है तो पूरा शरीर जमने लगता है। काश मौसम हमेशा एक सा ही रहता, ना ज्यादा सर्दी पड़ती ना ज्यादा गर्मी। रेखा, रेखा, कहाँ हो तुम? रेखा ऐसा सोच ही रही होती है कि आंगन से कन्हैया की चीखने की आवाज आती है, और रेखा भागती हुई जाती है तो देखती है, हे भगवान, आपको क्या हुआ? निधि बेटा, पानी लेकर आओ, देखो तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया है। थोड़ी ही देर में सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी पता चलता है कि कन्हैया अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही रेखा की तो जैसे मानो जिंदगी ही उजड़ जाती है। एक कमाने वाला था, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। मृत्यु होने के थोड़े दिन बाद ही मकान मालिक उनसे घर खाली करवा लेता है। रेखा और उसके दोनों बच्चे घर से बेघर हो जाते हैं। चौधरी साहब, मुझे थोड़ी मोहलत और दे दीजिए, मैं आपका सारा किराया दे दूंगी। हमें घर से मत निकालिए। मैं अपने बच्चों को साथ में लेकर कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाओ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैंने अनाथालय नहीं खोल रखा है। रेखा की बहुत मेहनतें करने पर भी चौधरी ने उनसे घर का किराया नहीं देने पर उन्हें घर से निकाल दिया। मकान मालिक के घर से निकाल देने के बाद रेखा अपने दोनों बच्चों को लेकर शहर आ जाती है। रेखा के पास कोई काम नहीं था। खुद का और बच्चों का पेट पालने के लिए भीख मांगने लगी, और सर छुपाने के लिए कोई छत नहीं थी, इसीलिए गंदे नाली के पास बड़े सिविल लाइन के एक पुराने पाइप को अपना घर बना लिया। लेकिन गर्मी इतनी थी कि दिन में वो पाइप भट्टी की तरह जलता था, और बच्चों पर गर्मी का कहर बरसने लगा था, और वो मासूम बिलख उठे, मामा बहुत गर्मी लग रही है, मुझे ये गर्मी सहन नहीं हो पा रही। माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी दे दो ना माँ। बेटा, थोड़ा सा सब्र रख, मैं अभी पानी ढूंढ कर लाती हूँ। निधि बेटा, जब तक मैं पानी लेकर आती हूँ तुम भाई का ख्याल रखना। रेखा चिराग और निधि को वहीं बैठाकर पानी लेने के लिए निकल जाती है। पानी की तलाश में चलते चलते वो चक्कर खाकर गिरने को होती है, लेकिन अपने बच्चों का ख्याल आते ही वो खुद को संभाल लेती है। हे भगवान, ये गर्मी तो कहर ढा रही है। वहाँ पाइप में कौन सा कूलर एसी लगा है? वहाँ भी तो जलना है, यहाँ भी जलना है। ये सोचते सोचते वो नल तक पहुँच जाती है, और जैसे ही वो नल को खोलती है उसकी तो जैसे सांस ही अटक जाती है। नल में से एक बूंद पानी भी नहीं टपकता। नल में तो पानी ही नहीं है। अब मैं अपने बच्चों के लिए पानी कहाँ से लाऊं? रेखा निराश होकर पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगी है। दूसरी तरफ उसके बच्चे पाइप की जानलेवा गर्मी में पानी के लिए बिलक बिलक कर रोने लगते हैं। दीदी, मुझे पानी चाहिए, मैं पानी पीऊंगा, मुझे बहुत प्यास लगी है। चुप हो जाओ, माँ पानी लेने गई है, आती ही होगी पानी लेकर। रेखा सब जगह पानी ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिलता। तभी वो देखती है कि दुकान पर पानी की कुछ बोतलें रखी हैं। वो उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। रेखा दुकान वाले से मिन्नत करती है, भाई मेरे बच्चे प्यासे हैं, एक बोतल पानी दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। 20 रुपए बोतल है, पानी लेना है तो पैसे निकाल, वरना चल दफा हो जा यहाँ से। पर
मुझ गरीब के पास तो पैसे ही नहीं है। गर्मी में पानी पिलाने से तो पुण्य मिलता है। दे दो ना भाई, मेरे बच्चे दुआएं देंगे। चल भाग, मुझे तेरे बच्चों की दुआओं की जरूरत नहीं, भिखारिन कहीं की। ऐसा कहकर दुकानदार अपने और ग्राहकों को देखने लगता है, लेकिन तभी अपने बच्चों को प्यास से लाचार देखकर रेखा चोरी करने पर मजबूर हो जाती है। वो पानी की बोतल उठाकर भाग लेती है। दुकानदार चिल्लाता है, अरे अरे अरे, चोरनी, पकड़ो पकड़ो, बोतल चुरा कर भाग रही है। दुकान वाले के इतना कहते ही कुछ लोग रेखा के पीछे भागने लगते हैं। गर्मी और प्यास की वजह से रेखा 4 कदम भी नहीं भाग पाती और लड़खड़ा कर गिर जाती है और लोग उसे पकड़ लेते हैं। दुकान वाला उसके हाथ से बोतल छीन कर कहता है, चोरनी, पानी चुराते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? मेरे बच्चे गर्मी में बिलख रहे होंगे, मुझे पानी दे दो, भगवान के लिए मुझे पानी दे दो। ये कहते कहते बेचारी रेखा रोने लगती है। तभी एक बूढ़ी औरत दुकान वाले को डांटते हुए कहती है, अरे बेचारी कब से एक बोतल पानी मांग रही है, दे दोगे तो मर जाओगे क्या? गर्मी में पानी से ही तो कमाई होती है, और वो भी मैं फ्री में दे दूं तो मैं क्या कमाऊंगा? आया बड़ा कमाई वाला, ये ले पैसे और ये पानी की बोतल दे दे इसको। बूढ़ी अम्मा दुकान वाले से पानी खरीद कर रेखा को देती है और बोलती है, ये लो बेटा और जल्दी से अपने बच्चों को पानी पिला दो, भगवान आपका भला करे माँ जी। ये कहकर रेखा जल्दी से पानी लेकर बच्चों के पास जाती है और बच्चों को पीने के लिए पानी देती है। पानी ले आई माँ? हाँ बेटा ले आई, तो जल्दी पी लो। रेखा अपने बच्चों को पानी पिला ही रही होती है कि तभी वो अम्मा बाहर निकल कर आती है, जो कि पानी देने के बाद रेखा का पीछा करने लगी थी। एक पेड़ के पीछे छुपकर वो ये सब देख रही थी। फिर वो रेखा से बोलती है, बेटा तुम इन मासूम बच्चों को इतनी गर्मी में पाइप में लेकर क्यों रह रही हो? इस पाइप की गर्मी तो बच्चों से बर्दाश्त भी नहीं होगी। रेखा उन अम्मा को सारी बात बताती है। रेखा की बातें सुनने के बाद अम्मा रेखा को अपने घर ले जाती है। ये है मेरा घर अम्मा, ये तो बहुत बड़ा है, आप अकेली इतने बड़े घर में रहती हैं? हाँ बेटा, मेरा बेटा बहू और उसके बच्चे सभी लोग बड़े शहर में चले गए रहने को और मुझे अकेले इस घर में रहने के लिए छोड़ गए, लेकिन अब मैं अकेली थोड़ी हूँ, तुम जो आ गए हो। पर अम्मा, मैं या मेरे बच्चे किसी चीज के लिए बोझ नहीं बनना चाहते। अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो तुम मेरे घर का काम कर सकती हो, इससे मेरी भी मदद हो जाएगी और तुम्हें भी काम मिलेगा। रेखा के बच्चों को रहने के लिए एक कमरा मिल जाता है। वो उसे अपने घर पर काम के लिए भी रख लेती है। देखो बेटा, यही है तुम्हारा कमरा, इतने छोटे से कमरे में तुम्हारे बच्चे और तुम रह लोगे ना? जी जी अम्मा, आपका बहुत धन्यवाद। आपको देखकर लगता है कि दुनिया में इंसानियत अभी भी जिंदा है। आपने मुझे और मेरे बच्चों को सर छुपाने के लिए छत दी और काम भी दिया। आपने इतना बड़ा एहसान किया है, भगवान आपका भला करेगा। फिर रेखा उन अम्मा के घर में काम करने लगती है और बच्चों के साथ अम्मा के ही कमरे में रहने लगती है। ये कहानी है आजमगढ़ की, जहाँ रिजवान अपनी बहन मरियम के साथ रहा करता था। ये दोनों भाई बहन बहुत गरीब थे क्योंकि इनके माँ बाप नहीं थे। इनके माता पिता का देहांत एक कार एक्सीडेंट में हो गया था और उस हादसे में मरियम ने अपनी आंखें भी खो दी थी, जिस वजह से मरियम देख नहीं पाती और रिजवान ही उसके माता पिता और उसकी आंखें था। मरियम, मेरी प्यारी बहन, किस रंग के कपड़े लोगी? भाईजान, मैंने तो कभी रंग देखे ही नहीं, फिर जैसे भी रंग हो मुझे तो अंधेरा ही दिखेगा ना? ये बात सुनकर रिजवान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा मत बोलो मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ने चाहा तो मैं तुम्हारी आंखें ठीक कर दूंगा। भाईजान, अब परेशान ना हो, मुझे तो अब इस अंधेरे की आदत हो गई है। अच्छा मेरी प्यारी बहन, मैं ड्यूटी पर जाता हूँ। ठीक है भाईजान। रिजवान एक अपार्टमेंट में गार्ड की नौकरी करता था और वो अपनी बहन जो कि देख नहीं सकती थी उसे बहुत ही प्यार करता था। रिजवान अपनी बहन का बहुत ख्याल रखता था और अपनी बहन को अपने हाथों से ही खाना खिलाकर तैयार करता और उसके बाद ही वो काम पर जाता था। मरियम बेटा, खाना खा लो, उसके बाद मुझे ड्यूटी पर जाना है। अभी तो भाईजान मुझे भूख भी नहीं लगी है। बेटा, मुझे ड्यूटी के लिए देर हो रही है, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो मैं ड्यूटी पर कैसे जाऊँगा? अच्छा ठीक है, खिला दीजिए। मरियम को तैयार करने, खाना खिलाने के बाद रिजवान काम पर जाता है और अक्सर उसे जाने में देर हो जाती है और ये बात अपार्टमेंट के कुछ लोग समझते थे और कुछ लोग इस वजह से रिजवान को नौकरी से हटाने के लिए तैयार थे। और अब रमजान शुरू हो गए थे और रिजवान रोजाना रोजा रखकर ड्यूटी करने जाता था। ईद आने में कुछ ही दिन बाकी थे। तभी अचानक एक दिन मरियम की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था, जिस वजह से रिजवान अपनी ड्यूटी पर देर से पहुंचा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि अपार्टमेंट के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी और बहुत से लोग इकट्ठा थे। अरे आज क्या बात है, यहाँ पर भीड़ क्यों इकट्ठा हो गई है? थोड़ी ही देर में रिजवान को पता चला कि अपार्टमेंट के काफी घरों में चोरी हो गई है। लाखों के जेवर और पैसों पर चोरों ने अपना हाथ मार लिया है और जिन लोगों के घरों में चोरी हुई थी वो रिजवान को देखकर भड़क गए। आ गए तुम, आज बड़ी जल्दी आ गए। अरे मैं तो कब से कह रही थी कि इस रिजवान के बच्चे को यहाँ से निकाल दो। जब
जब ये ठीक से ड्यूटी ही नहीं करेगा तो घरों में तो चोरी होगी ही ना, और जब चोरी हो ही गई है तो इसे काम पर रखने का क्या मतलब बनता है। सभी अपार्टमेंट वाले भड़के हुए थे और रिजवान को लेकर वो लोग बहुत गुस्से में थे और कुछ लोगों ने तो रिजवान पर ही इल्जाम लगाने शुरू कर दिए थे। अरे मुझे तो लगता है ये खुद ही चोर है, इसने चोरों के साथ मिलकर ये चोरी करवाई है। बोलो रिजवान, तुम्हारा कितना हिस्सा है चोरी में? नहीं साहब, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक ईमानदार इंसान हूँ। मैं अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करता हूँ और उसी में ही खुश हूँ। साहब मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। रिजवान के बहुत समझाने पर भी अपार्टमेंट के लोग नहीं माने और जो लोग रिजवान को अपार्टमेंट से निकलवाना चाहते थे उन लोगों ने पुलिस को बुला लिया और रिजवान को अरेस्ट करवा दिया और पुलिस रिजवान को थाने ले गई, जहाँ पुलिस वालों ने रिजवान की एक नहीं सुनी। सच सच बता, तूने चोरी क्यों करवाई और तेरे बाकी साथी कहाँ हैं? साहब मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरे जैसे का तो मुंह खुलवाना मुझे अच्छे से आता है। साहब मुझ पर कुछ रहम कीजिए, मेरी छोटी बहन घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी, वो बेचारी तो देख भी नहीं सकती और मैं तो एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मैं अपना काम बहुत ईमानदारी के साथ करता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो चोरी करते हो, ऊपर से झूठ भी बोलते हो, अपनी बहन को ही अंधा बना दिया। बहुत कहने पर भी पुलिस वालों ने रिजवान की एक नहीं सुनी और उसे बहुत मारा, लेकिन मार खाते हुए भी रिजवान अपनी सच्चाई पर डटा रहा। और दूसरी तरफ मरियम भी काफी परेशान हो गई, उसे फिर से बुखार चढ़ गया और काफी रात होने पर भी उसका भाई वापस नहीं आया। लगता है बहुत रात हो गई है, लेकिन आज भाई अभी तक क्यों नहीं आए? ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि भाई देर से आए हो। या अल्लाह मेरे भाई को जल्दी से सही सलामत घर भेज दे। बुखार होने के बाद भी मरियम पूरी रात अपने भाई की सलामती की दुआएं मांगती रही और पूरी रात हो गई पर रिजवान घर वापस नहीं आया और उधर रिजवान भी परेशान रहा। पता नहीं मेरी बहन कैसी होगी, उसे फिर से तो बुखार नहीं चढ़ गया होगा। या अल्लाह तू तो गरीबों और मजलूमों का साथ देता है, तो अब चुप क्यों है? मेरी प्यारी बहन वहाँ बीमार है और मैं बेगुनाह हूँ, फिर भी सलाखों के पीछे हूँ और तू चुपचाप देख रहा है। या अल्लाह रहम कर। सुबह होने के बाद मरियम अपने भाई को ढूंढने निकल जाती है। वो सड़क पर गिरते पड़ते चलते हुए अपने भाई को आवाज लगाते हुए ढूंढ रही थी। भाईजान कहाँ हो आप? भाईजान। रिजवान को अरेस्ट करने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर राउंड के लिए बाहर निकलता है और वो गाड़ी से राउंड लगा रहा था। तभी उसे मरियम दिख जाती है जो खून से लथपथ सड़क पर बैठी हुई रो रही थी। तभी इंस्पेक्टर गाड़ी रोककर मरियम से पूछता है, बेटा तुम रो क्यों रही हो और इतना खून बह रहा है? तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा नाम मरियम है, मैं देख नहीं सकती, मुझे नहीं पता मेरा घर कहाँ है और मैं तो अपने भाईजान रिजवान को ढूंढने निकली थी। ये सुनकर इंस्पेक्टर को बुरा लगता है और फिर मरियम उसे पूरी कहानी सुनाती है कि कैसे उसके भाई कल रात से घर नहीं आया है। मरियम की बात सुनकर इंस्पेक्टर को ध्यान आता है कि जिस इंसान को उन्होंने चोरी के इल्जाम में पकड़ा है वो भी ऐसा ही कुछ कह रहा था और वो मरियम को पहले अपने साथ डॉक्टर के पास ले जाता है और उसके बाद इंस्पेक्टर मरियम को पुलिस स्टेशन ले जाता है। अरे साहब आप फिर से आ गए। अरे साहब मैं रोजा रखने वाला मुसलमान हूँ, बेईमानी से मेरा क्या होगा? हम ईमानदारी से अपना काम करते हैं, आप मुझे मार ही क्यों न डालिए, पर मैं मरते मरते भी यही कहूँगा कि मेरा चोरी से कोई वास्ता नहीं था। रिजवान रोते रोते यही बोल रहा था कि तभी पुलिस इंस्पेक्टर बोलते हैं, अरे डरो मत, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया था। इंस्पेक्टर ने मरियम को बुलाया और मरियम को देखते ही रिजवान बोला, मरियम तुम यहाँ कैसे आ गई? मेरी बच्ची कौन लेकर आया तुम्हें यहाँ? ये अंकल लेकर आए। आपको पता है भाईजान, ये अंकल मेरे पास अल्लाह के द्वारा भेजे हुए हैं। आप बोलती थे ना अल्लाह गरीबों के साथ होता है, अल्लाह ने हमारा साथ दिया और इन अंकल को फरिश्ता बनाकर भेज दिया। माफ करना बेटा, हम तुम्हारे भाईजान को गलती से अपने साथ लेकर आ गए थे। अगर किसी निर्दोष को सजा मिलती है तो ये हमारे कानून में कमी है, लेकिन ये खुदा को मंजूर नहीं था। मैं भी एक मुसलमान हूँ और मैं नहीं चाहता था कि किसी भी निर्दोष को सजा हो। ये खुदा की ही करनी है कि मैं राउंड के लिए निकला और वहाँ तुम्हारी मरियम तुम्हें ढूंढ रही थी। मुझे मरियम रोते हुए दिखाई दी। इसके बाद पुलिस वाले रिजवान को छोड़ देते हैं और दोनों भाई बहन घर आ जाते हैं। दूसरे दिन ईद का त्योहार था। रिजवान सुबह उठकर ईद की नमाज पढ़ने लगा। नमाज पढ़ते पढ़ते दुआ करते हुए रिजवान की आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता चल गया है जिंदगी में मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन तू किसी का साथ कभी नहीं छोड़ता और हम गरीबों के साथ हमेशा होता है और किसी भी गरीब के साथ नाइंसाफी नहीं होने देता। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें।